कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। चलो ठीक है, एक बार फिर मैं आपके सामने अपना टॉपिक लेके आई हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, और आज हम इस चैप्टर को अपना कंप्लीट करेंगे। कि आज हम अपनी वीडियो में, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ाई थी, डिफ्यूज़न बताया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। जो 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या मैटर उनको चेंज कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। जो मेटल होता है वो अपना इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीज़ करके, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके या फिर डिक्रीज़ करके अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि हमने आइस का टुकड़ा लिया, उस आइस को यदि मैं एक बर्नर के नीचे ऊपर रख के यदि मैं उसे हीट करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर कौन सी स्टेट होती है आपकी, लिक्विड स्टेट। और आइस कौन सी स्टेट थी आपकी, सॉलिड स्टेट। और यदि मैं उस लिक्विड को भी और बर्न करूँगी और हीट करूँगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में, ठीक है। और वेपर कौन सी स्टेट होती है आपकी, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ऐसे टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, हमारी मैटर की स्टेट्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट होता है पिघलने वाला पॉइंट, किस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो सब्सटेंस था, हमारा जो ऑब्जेक्ट था, हमारी जो कोई भी मैटर था, वो किस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। एक रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास सॉलिड के पार्टिकल्स थे, वो पास पास अटैच थे, तो मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जो इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे तोड़ दे, क्या कर दे, तोड़ दे, और उसे किस में कन्वर्ट कर दे, लिक्विड वाले में। तो लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट था ना, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 273.15 केल्विन, ठीक है। ये केल्विन जो होती है वो हमारी टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कैसे, मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर देते हैं, केल्विन से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, उन सब के बारे में, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और समझने के लिए आगे वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसने कहा फ्रेंड्स, इतना पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि एक टर्म आती है आपकी लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ। क्या आता है लैटेंट का मतलब, छिपा हुआ। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न तो जनरली आपको पता ही होगा कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, पार्टिकल्स का क्या हो जाना, फ्यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे पार्टिकल्स, उसे तो कहते हैं फ्यूज़न। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, ठीक है, वो तो कहलाता है आपका फ्यूज़न। तो यहाँ पर जो लैटेंट है, इसका मतलब बेसिकली होता है हिडन। क्या होता है इसका मतलब, हिडन, छिपी हुई हीट। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा हम आइस को मेल्ट करते हैं। मैंने अपने हाथ के ऊपर आइस रखी, ठीक है, और फिर आइस जनरली वाटर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जब जैसे ही वो आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, मैंने आइस का टेम्परेचर भी देखा था 0 डिग्री सेल्सियस था, और वाटर का भी देखा, जब वो सिर्फ मेल्ट हुई तब उसका भी टेम्परेचर इतना ही था। तो स्टेट तो चेंज हो गई ना, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो इसके बीच में जो हीट लगी, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लगी, वो होती है आपकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। वो छिपी हुई हीट होती है जो हमें जनरली दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। जैसे अब मैं इस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का यदि मैं डिफाइन देना चाहूँ तो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे आप मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जैसे कि मैंने बता दिया 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मैं 273 केल्विन भी लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसने कहा कि जैसे जैसे हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, वैसे वैसे वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फास्टर मूव करने लग जाते हैं, और एक उस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जब उनकी एनर्जी जो होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो पूरी तरीके से टूटने लग जाता है, और फिर वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, अब वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड क्या स्टार्ट होने लग गया, बॉइलिंग, उबलना स्टार्ट हो गया, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया,
उस टेम्परेचर को बोलते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। जो बॉइलिंग होता है वो आपका बल्क फिनोमिना बोला जाता है। बल्क में लिक्विड के पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, स्टीम में, भाप में चेंज होता है। जैसे कि यदि मैं वाटर का एग्जांपल लेके लिखूं टेम्परेचर के लिए, जैसे वाटर का जो टेम्परेचर 373 केल्विन लिखूं मैं, 100 डिग्री सेल्सियस लिखूं, तो क्या बनेगा वो 273 प्लस 100, तो क्या हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, आया समझ में। अब इसने कहा कि यदि मैं ऐसे ही, मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बताई, तो ऐसे ही आप एक और टर्म आती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो। वेरी गुड, अगर आप डिफ़ाइन कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आ रही थी, लेकिन जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, गैसियस स्टेट में, बिना कोई एनर्जी दिए, यानी कि उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। जैसे कि आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी को, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपने फ्रेंड्स ये तो सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि जो सॉलिड होती है, सॉलिड स्टेट्स को लिक्विड में कब कन्वर्ट कर सकते हैं हम, हीट करके। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हीट। लिक्विड को हम गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हीट करके। ठीक है, लेकिन गैसियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो वो होती है कूलिंग करके, और लिक्विड स्टेट को दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो वो भी होती है कूल करके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अनदर स्टेट पढ़ेंगे चेंजिंग टेम्परेचर की। ठीक है, आया समझ में इतना। तो इसने क्या बताया कि कई बार क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है कई चीज़ें। ठीक है, विदाउट मेकिंग ऑफ लिक्विड। बीच में ये वाली जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है ना, ये नहीं होती, सॉलिड से सीधी किस में चेंज हो जाती है, गैस में। उस स्टेट को कहते हैं फ्रेंड्स सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उसे, सब्लिमेशन। विदाउट मेकिंग इंटरमीडिएट एज लिक्विड, विदाउट मेकिंग इंटरमीडिएट एज लिक्विड, बिना लिक्विड बनाए सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को कहते हैं आपका सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस से सीधा सॉलिड में भी हो जाती है डिपोजिशन। यही अगर मैं वापस करूं तो ये प्रोसेस भी हो जाती है, इसे भी क्या कहते हैं, सब्लिमेशन ही कहते हैं, लेकिन इसके अंदर डिपोजिशन होता है। ठीक है, आपकी जैसे एनसीईआरटी बुक्स में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। कॉनिकल फ्लास्क आपने लैब्स में देखा ही होगा। हमने एक चाइना डिश के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, सॉलिड का या फिर वेपर फॉर्म में, जो भी फॉर्म में था हमने ले लिया। जब हम उसको बर्न कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी गैस को हम बाहर नहीं निकालने देंगे और ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे दीवारों के ऊपर क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो ठीक है, वेपर से सॉलिड स्टेट, सॉलिड से वेपर स्टेट। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड होता है, एल्यूमिनियम नहीं, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेशन में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे घरों में नैप्थलीन बोल्स होती हैं, जो हम कपूर बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, नैप्थलीन बोल्स के साथ भी आप ये एग्जाम्पल कर सकते हैं सब्लिमेशन का। वो आपने देखा होगा, नैप्थलीन बोल्स हम कपड़े के अंदर रखते हैं, ठीक है, और वो बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए कहाँ हो जाती है, सीधी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो नैप्थलीन भी क्या होता है, सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में। अब उस गैसियस स्टेट को यदि मैं दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल बताए मैंने आपको सब्लिमेशन प्रोसेस के। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि हमने एक बार थोड़ा बहुत पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे जब चेंज करते हैं प्रेशर। तो आपको बताया था मैंने, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिल्कुल भी, पिस्टन वाला एग्जांपल दिया था। फिर लिक्विड्स जो होते हैं वो क्वाइट कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर दी जाती हैं, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सिलेंडर्स वगैरह में जो गैसेस भरी जाती हैं वो कंप्रेस करके ही भरी जाती हैं। जैसे आपका एग्जांपल भी है CNG, मैंने बताया था, LPG जो हम घरों में यूज़ करते हैं, और आपने हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स देखे होंगे। वो सभी क्या होते हैं, गैसेस स्टेट को क्या किया जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है। उनको लिक्विड में, जैसे ही हम
भाई मेरे पास गैसेस के पार्टिकल्स ऐसे रैंडमली मूव कर रहे थे, अब मैंने उनके ऊपर प्रेशर डाला तो वो थोड़े पास पास आ जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ही एक टर्म आती है आपकी, आपने देखा होगा कभी, कभी आपने सॉलिड CO2 का नाम सुना है? सॉलिड CO2 जो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड फॉर्म में। यस फ्रेंड्स, हम उनको सॉलिड CO2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यदि हम CO2 गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, तो वो एक सॉलिड CO2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं ड्राई आइस, सूखी बर्फ़ जिसे बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये एक एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर में CO2 गैस पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस कहते हैं उसे। तो जैसे मैंने लिखा सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप बता सकते हो सॉलिड से लिक्विड, मैंने बताया था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्यूज़न। ठीक है, अब यहीं से लिक्विड को मुझे सॉलिड बनाना है, वाटर को मुझे बर्फ़ बनाना है, तो मैं सॉलिडिफिकेशन करूँगी ना उसको सॉलिडिफिकेशन यानी कि जमाऊँगी, मैं फ्रिज में जमा दूँगी वाटर को, सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, अब मुझे फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं इसकी जगह पे। लिक्विड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली कौन सी प्रोसेस होगी? वेपोराइजेशन। ठीक है, अब गैस को मुझे, गैस है उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आपने 6th-7th क्लासेस में पढ़ा होगा, कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है, ठंडा करना। ठीक है, आपने कभी, जैसे हम बर्तन दूध वगैरह गर्म करते हैं उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, जब हम उस प्लेट को हटाते हैं जैसे ही, तो वो वेपर्स जो होते हैं, गैस के वेपर्स जो प्लेट के ऊपर स्टिक हो चुके होते हैं, ठंडे होते ही वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, देखा होगा, तो उसे ही कहते हैं कंडेंसेशन। और गैस से सीधा सॉलिड बनना क्या बताया था मैंने आपको? सब्लिमेशन। ठीक है, सॉरी, सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में डिपोजिशन। ये 3-4 प्रोसेसेस मैंने बताई थी, तो ये भी पूछ लेता है, ये डायग्राम बनाकर भी इससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इस चैप्टर में से आपके। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। फ्रेंड्स, इवेपोरेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इवेपोरेशन जनरली आपको पता ही होगा, वाटर का इवेपोरेट होना। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस से नमक बनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो इसने कहा कि हम सभी को पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, मूविंग करते हैं। ठीक है, रेस्ट पर भी रहते हैं, दे आर नेवर एट रेस्ट, कई बार रेस्ट पर भी नहीं आते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, दीज आर द पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप सभी को बताया था ना मैंने, काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होती है? गैसेस वाले पार्टिकल्स की। क्यों? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो भी क्या होती है, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स। लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना होता है? वेपर स्टेट में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और कोई भी टेम्परेचर हो सकता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। ठीक है, उसे क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपना इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर हम 1-2 एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं कि जैसे कि सबसे पहला यदि मैं बोलूँ कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है आपकी, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होती है वो कब कब इंक्रीज होती है? तो सबसे पहले इंक्रीज होती है जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, सरफेस एरिया, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, हम जो कपड़े सुखाते हैं अपने, जैसे कि कपड़े भिगो दिए मैंने और हम निचोड़ते हैं कपड़ों को, जब हम उसे सुखाते हैं तो हम उनको फटकार कर चौड़ा करके, जैसे कि हमने टी-शर्ट सुखाई तो टी-शर्ट को जब निचोड़ते हैं तो हम उसका छोटा सा साइज़ बना लेते हैं उसको, और जब हम उसे सुखाते हैं तो उसको फैला कर सुखाते हैं ना, तो हमने क्या किया, सरफेस एरिया वहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया। तो वहाँ पे जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन, पानी से वेपर बनना भी तो इंक्रीज हो गया, अपने आप सूख जाते हैं ना कपड़े, तो वो पानी क्या हो गया, वेपर स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आप कप में चाय पी रहे हो और उसी कप को यदि मैं एक प्लेट में डाल दूँ, उस चाय को यदि मैं एक प्लेट में डाल दूँ, ठीक है, तो वो चाय यहाँ से जल्दी पी जाएगी, यहाँ से जल्दी पी जाएगी। इसमें तो गर्म लगेगी आपको, इसमें ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेट में क्या कर दिया मैंने, सरफेस एरिया उसका क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, आप बता सकते हो इनके, इंक्रीज़ द सरफेस एरिया। दूसरा आता है हम टेम्परेचर को क्या करके इंक्रीज़ करके, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना पार्टिकल्स की, बताया था मैंने। लेकिन जब एक टर्म आती है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आपको पता होगा, हवा के साथ जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है हवा में, उस हवा को बोलते हैं ह्यूमिडिटी।
जो कि आपकी क्या होती है, रेनी सीजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं कपड़ों का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। एक हम विंडी डे जो होता है, हवा वाला, जिस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही है उस दिन कपड़े सुखा रहे हैं। एक दिन संडे था हमारा, मतलब बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, उस दिन कपड़े सुखा रहे हैं। और एक दिन हमारा रेनी डे था, ठीक है, उस दिन कपड़े सुखा रहे हैं। तो इन दोनों दिनों में तो हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। संडे में क्यों सूखते हैं जल्दी, वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़। विंडी में क्यों सूखते हैं, वहाँ पर लिक्विड जो होता है हमारा, उसको हवा लेकर चली जाती है, रिप्लेस करती रहती है। जैसे भाई मैंने यहाँ कपड़े सुखाए थे, यहाँ की जो हवा थी उसने यहाँ कपड़ों में से पानी लिया और बह गई, हवा बह गई, अब यहाँ पे दूसरी हवा आ गई, फिर वो भी बह गई, वो भी बह गई, ऐसे चलता रहता है सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है संडे यानी रविवार वाला संडे नहीं है, यहाँ सूरज के दिन, जिस दिन खूब तेज़ रोशनी होती है, धूप होती है बहुत, उस दिन टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है और वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, मूव करते हैं। उस दिन भी इवेपोरेशन तेज हुआ। लेकिन जब रेनी डे होता है तो हमारी जो एयर होती है, एयर प्लस वाटर, एयर में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारे कपड़े बहुत देर से सूखते हैं। कभी आपने देखा हो, ये हमारे क्लॉथ्स हैं वो बहुत टाइम से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, हवा के पास ज़रूरत ही नहीं है वाटर को ले जाने की, तो बहुत देर में धीरे 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 होता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है ना, वो ह्यूमिडिटी में क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी वाले दिन क्या होता है आपका, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और विंड स्पीड जब जैसे ही हवा की स्पीड बढ़ी उस दिन भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हो। अब एक नई टर्म आती है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हाउ डज इवेपोरेशन को मैं ये लिख रही हूँ, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो होती है उससे ठंड कैसे बनती है, ठंडा कैसे लगता है जब भी इवेपोरेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी हम खुले बर्तन में कोई चीज़ लिक्विड रख देते हैं, जैसे आप पानी रख दो, थाली के अंदर पानी रख दो, पानी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इवेपोरेट हो जाएगा तो वो पानी भी ठंडा ठंडा होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्या होता है उस प्रोसेस के अंदर, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को, कहाँ से, सराउंडिंग की एनर्जी को, और रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस होती है उसको दोबारा क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें कूलिंग, कोल्ड फील होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने हाथ पर एसीटोन जो होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो रखें, या फिर कई बार बर्फ़ वगैरह रखते हैं, नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है, यदि आप अपनी हथेली पर रखोगे तो क्या होगा, वो हमारी हथेली से हमारी बॉडी की हीट को क्या ले लेगा। ठीक है, और इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी से उड़ जाता है, पता होगा आपको, वो उड़ जाता है जल्दी से, और हमारी हथेली पे ठंडा ठंडा फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो इवेपोरेशन की वजह से होता है। इवेपोरेशन हमारे क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को। ठीक है, अब इसने क्या कहा, पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इवेपोरेट हो जाते हैं और क्या हो जाती है, कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार गर्मियों के दिनों में हम अपनी उस पर पानी छिड़कते हैं, ज़मीन पे पानी छिड़कते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है हमारा, आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ वगैरह, छत पे भी छिड़कते हैं, ओपन ग्राउंड में भी छिड़कते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। वेपोरेट, वो पानी जो था वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसने जो सॉइल के अंदर, जो रूफ के अंदर जो भी गर्मी थी उसको लिया ना, उनके पार्टिकल्स ने, वेपर के, लिक्विड के पार्टिकल्स ने, भाई मैंने यहाँ पे पानी छिड़का था, ठीक है, तो वो जो पानी था ना रूफ के ऊपर छिड़का था, उनके पार्टिकल्स को अब इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, बर्न होने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, वो एनर्जी तो थी उसने कहाँ से ले ली, उस मिट्टी से, उस छत से जहाँ पर भी आपने पानी डाला था उससे ले ली वो एनर्जी, गर्म तो थी वो पहले से ले ली, तो वो क्या हो गए, सारे के सारे इवेपोरेट हो गए। और इवेपोरेट होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, कूल लगेगा हमें। ठीक है, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, हमारे पसीने आए हुए होते हैं, हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है हमें ठंडा ठंडा, वो इसीलिए होता है हमारे पसीने इवेपोरेट हो जाते हैं। कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, ठीक है, वही होता है हमारे पसीने जो होते हैं हमारी बॉडी के हीट को लेकर, लेटेंट हीट को लेकर, वेपोराइजेशन को क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी क्या होती है, ईजिली कूल हो जाती है। ठीक है, और भी एग्जांपल, जैसे कई बार आपने देखा होगा हम ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं, आइस कोल्ड वाटर डाल दिया मैंने ग्लास के अंदर, तो आप देखते हो उसके बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है। तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आई, गिलास तो लीक नहीं कर रहा था भाई, तो वो क्या होती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी एयर के अंदर जो वाटर की वो होते हैं ना, वाटर वेपर्स जो होते हैं,
वो ग्लास के पास आकर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और अपनी क्या कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, और कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो सारी बूंदें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जांपल्स थे इवेपोरेशन के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं वो हॉट ड्रे में इतने अच्छे कूल क्यों रहते हैं, तो आप बता सकते हो। मटका जो होता है हमारा, मटका पानी का मटका जो होता है वो, उसमें पानी ठंडा कैसे होता है, तो आप बता सकते हो ना। अर्थन पॉट में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र तो होते ही हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पानी उनमें से इवेपोरेट होता है हल्का वो। तो जैसे ही पानी इवेपोरेट हुआ, वहाँ पे अंदर वाला जो पानी है, अंदर वाले पानी की जितनी भी हीट थी ना, उसको लेके इवेपोरेट हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स नहीं, कुछ पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाते हैं और बचे हुए पानी को क्या कर देते हैं, ठंडा। और यदि हम पेट्रोलियम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है एकदम से। ठीक है, आप प्लेट में चाय पीना जल्दी पी जाएगी या कप में ज़्यादा जल्दी पी जाएगी, हमें गर्मियों में कौन से टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, क्यों, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम अपना नया टॉपिक लेके आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।